हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारा आवेश स्थिर विद्युतिकी चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने कल आवेश पढ़ा था। अब हम आवेश के कुछ अन्य भाग पढ़ते हैं, उसके आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। हम हमारा जो चैप्टर था आवेश था, हम वही पढ़ेंगे। जो कल हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि थेलस का क्या क्या योगदान था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या योगदान था, फिर उसकी गतिशीलता के आधार पर आवेश का प्रभाव वे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका जो स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां है। उसके बाद हमने आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं। आवेश के मात्रक, आवेश की जो यूनिट है वो क्या क्या होती है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई आवेश की जो यूनिट होती है, देखो कितनी कितनी यूनिट होती है। एक तो होता है कूलाम, एक तो होता है कूलाम जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सी से। और दूसरा एक होता है ESU, स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत मात्रक या इकाई, इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ना। एक होता है ESU, एक होता है हमारा EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो वो आ जाएगा स्थिर, जो स्थिर चुंबक आ जाएगा, स्थिर चुंबकीय मात्रक। ये होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये होता है। इसके अलावा एक मात्रक हमारा होता है फेरड। ये होता है फेरड। एक मात्रक होता है फेराडे। फेराडे की स्पेलिंग शायद मुझसे मिस्टेक हो सकती है, फेराडे ना। तो ये छोड़ो, अपने तो हिंदी में देखो आप इसको। क्या है, तो ये चार मात्रक होते हैं। गुलाम, एक होता है ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, एक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, और एक होता है फेराडे। तो आवेश की टोटल चार यूनिट होती है, जिसमें से जो गुलाम है ये इसकी क्या है, SI यूनिट है। ये क्या SI यूनिट है ना, गुलाम। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अपना जो एक गुलाम बराबर, अपना एक गुलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं, है ना। ये याद रखना,
ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना। एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होते हैं। तो एक ईएसयू बराबर ये हो जाएगा 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम। तो इसका इसमें भाग लग जाएगा, 1/3 3.33 आ जाएगा। जो ये 10 है ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 का ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और ऐड हो जाएगा उसमें, 10 हो जाएगा। और 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33 आ जाएगा। तो ये है, ये सी बराबर एक है फेराडे। देखो एक तो होता है फेराडे अपना। देखो फेराडे जो मात्रक है ना, फेराडे ये तो मात्रक है अपना आवेश का, है ना। एक होता है फेरड या फेराड, फेरड या कुछ लोग इसको फेराड भी बोलते हैं, इंग्लिश में फेराड भी लिखा के आता है ना। तो फेरड या जो फेराड होता है ये होता है धारिता का मात्रक, कैपेसिटर का मात्रक, कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है उसको हम फेराडे में फेरड में मापते हैं, है ना। और जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है फेराडे होता है। तो इसमें इसमें कंफ्यूजन मत होना। जो आवेश का मात्रक है ये फेराडे है अपना ना। तो अपना जो एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं, एक फेराडे में अपने 96,500 गुलाम होते हैं। 500 गुलाम, सी मतलब गुलाम है ये ना। तो क्या है, अपने एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं। और अगर तुम आवेशों के अंदर देखोगे तो आवेशों में सबसे बड़ा मात्रक अपना फेराडे हो गया ना। तो ये अब आवेशों में सबसे बड़ा मात्रक एक फेराडे बराबर 96,500 गुलाम होता है। और एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। और इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, फेराडे और फेराडिया फेराड है ना। फेराडिया फेराड का मात्रक धारिता का होगा और फेराडे आवेश का मात्रक होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मात्रक पढ़ ली। एक ये है कि आवेश को हम मापते किससे हैं, आवेश की जो मात्रा है इसको कौन सी यंत्र से मापेंगे। तो एक आवेश का मापन, चार्ज का मापन, ये जो आवेश का जो मापन हम जो करते हैं वो हम करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रोस्कोप मतलब विद्युतदर्शी। आवेश का मापन का जो यंत्र होता है वो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, विद्युतदर्शी होता है ना। ये भी याद रख लेना एक पॉइंट। तो ठीक है, आवेश के अपने चार मात्रक हो गए, गुलाम हो गया, ईएसयू हो गए, ईएमयू हो गया, फेराडे हो गया। एक गुलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। और एक फेराडे बराबर 96,500 गुलाम होता है। आवेश का मापन इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अ- अब हम पढ़ते हैं हमारा आवेश, कुलाम का नियम। आवेश में एक कुलाम का नियम लगता है, तो वो कुलाम का नियम। तो क्या पढ़ेंगे, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। और ये कहाँ लगता है, दो स्थिर आवेशों में, दो स्थिर आवेशों में लगता है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम है ये हमारे स्थिर आवेशों में लगता है। इसने क्या बोला कि अगर तुमने देखो तुमको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कोई एक क्या है, क्यू है,
Q आवेश है ना। और एक यहाँ पे है, इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2 मान लेंगे। ये हमारे दो आवेश हैं, दो आवेश। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, मैंने तुमको बताया था कल की क्लास में कि जो दो आवेश होते हैं, इनके मध्य या तो आकर्षण लगता है या प्रतिकर्षण लगता है ना। तो इनके मध्य जो बल लगेगा, क्या लगेगा, बल, जो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स है, उस फोर्स को ज्ञात करने का जो नियम है वो कूलाम ने दिया था कि कितना बल लगेगा। और साथ में इन मतलब उसकी प्रकृति क्या होगी, उस बल की प्रकृति क्या होगी, वो भी कूलाम ने बता दी। वो तो फिर बेंजामिन ने बता दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से, है ना। अगर दो आवेश स्थिर है, Q1 और Q2 दो आवेश है, तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने R मान लिया, है ना। ये इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस से दूरी है। तो मैंने क्या बोला कि Q1 और जो Q2 है, ये तो क्या हमारे आवेश है, और R है वो इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस, दूरी है ना। डिस्टेंस से दूरी है। और F तो अपना फोर्स हो गया जो हमें ज्ञात करना है, मतलब फोर्स ना। तो ये आ गया हमारा फोर्स हो गया। तो इसने हमें एक नियम दिया था कि जो इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है इन दोनों के गुणनफल के। तो Q1 इंटू Q2 ना, F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। इसने एक बात तो हमें ये कही थी, इसने किसने, गुलाम ने कहा था कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो F समानुपाती होगा इन दोनों के गुणनफल के। इन दोनों के गुणनफल के वो बल है वो समानुपाती होगा। ठीक है, एक बात तो इसने ये कही थी। दूसरी बात इसने इसने बोला था कि जो ये बल है, ये जो फोर्स है, ये एंटी प्रोपोर्शनल है, किसके बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कि इसका मतलब ये जो बल है ये दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम होगी तो आवेश पास में आएंगे, पास में आएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, है ना। और अगर तुम आवेशों को दूर ले जाओगे तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा। क्या, दूरी बढ़ी तो बल घटा, और पास में लाओगे तो दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। तो दोनों क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती, और वो भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश ने दो चीजें बताई कि जो बल है वो Q1 और Q2 जो दो आवेश होंगे उनकी गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरी कंडीशन बताया कि जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या बोला कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये जो बल है ये क्या है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल होता है ना। तो क्या है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, पहली कंडीशन इसने बोला कि जो बल होगा वो गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा बोला कि आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है ना। इसने ये दो बातें कही थी। तो इन दोनों के जो सार जो निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या निकलेगा कि M समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R² राइट। तो ये आ गया तो जैसे ही हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो उसको K से डिफाइन करते हैं। K को हम बोलते हैं कूलाम नियतांक, K Q1 और Q2 अपॉन में R²। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन में R², जहाँ K क्या है, K है एक नियतांक है, या बोल दो उसको कूलाम नियतांक भी बोल दो। क्या है, कूलाम नियतांक।
एक नियतांक है। ठीक है। और तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया, ये है। और के बराबर क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये होती है हमारी विद्युतशीलता, परमिटिविटी, है ना। क्या होती है, विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है। और ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। इन दोनों के बारे में, जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के बारे में मैं अभी तुमको बताऊंगा। लेकिन अगर हम वायु की बात करेंगे, अगर एयर की बात करेंगे, अगर हम वायु की बात करें, एयर की बात करेंगे, वायु हो या निर्वात हो, वैक्यूम हो चाहे एयर हो, है ना, वैक्यूम हो चाहे एयर हो, तो उसके लिए एप्सिलॉन जो आर है, ये जो एप्सिलॉन आर है इसका मान 1 होता है हमेशा ना। एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो तुम इसकी जगह, ये एप्सिलॉन आर की जगह 1 लिख दोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ आएगा। और जब कि कोई पूछ ले कि कूलाम नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो, एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन। एफ का मात्रक आ गया न्यूटन। ये जो डिस्टेंस दूरी है ये भाग में, इधर जाके इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और दूरी का मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर में है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक एक Q1 और Q2 दोनों क्या, कुलाम। तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, कुलाम स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हमें तुमको बताना है कि एप्सिलॉन क्या चीज है ना। तो जो एप्सिलॉन है अपना, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, पर परमिटिविटी, परमिटि, VITY। तो भाई ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, बाकी परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी, है ना। हाँ। तो ये क्या है, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है फेरड प्रति मीटर, फेरड प्रति मीटर। अभी तुमको पीछे बता के आया था कि फेरड क्या है, आवेश का मात्रक होता है ना। तो ये क्या है, फेरड प्रति मीटर है, इसका मात्रक फेरड प्रति मीटर होता है। तो ये तो है, इसको तो डायरेक्ट विद्युतशीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं कि हवा, हवा की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। वायु की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात कर लो तुम तो निर्वात की विद्युतशीलता। बाकी इसका एक और नाम हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल देते हैं, इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोल देते हैं बोलने में। इसके कई नाम है, निरपेक्ष भी बोल दो इसको, निरपेक्ष भी बोल दो, या आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल दो। ये सब इसी के नाम, आपेक्षिक विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है। तो ये है। तो ये जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का मान हमारा कितना होता है, इसका जो मान होता है हमारा, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻, 8.85, 10⁻−12, 8.85। हाँ, क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻−12 होती है, 8.85 इंटू 10⁻−12। तो इसका मात्रक क्या आएगा, फेरड प्रति मीटर, क्योंकि ये क्या है, विद्युतशीलता ही है। तो क्या आ जाएगा, फेरड प्रति मीटर ही होता है इसका मात्रक। तो क्या है, 8.85 इंटू 10⁻−12 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। इस वैल्यू का जब तुम हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22/7, जो भी लिखना चाहो। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जब ये लिखेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁹। तो ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू इस टाइप से आई है ना,
और बाकी और इसके बाद हमारे क्या बचता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव या सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक मतलब रिलेटिव, रिलेटिव विद्युतशीलता। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये क्या होती है मात्रकहीन राशि अपनी, मात्रकहीन। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो मैं एक बार तुम्हें रफली समझाता हूँ। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर का निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट भाग में जाएगा। तो फैराडे प्रति मीटर इसका मात्रक है, फैराडे प्रति मीटर इसका मात्रक है, दोनों की मात्रक आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा, है ना। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन है। और बाकी हवा के लिए इसका मान, वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए 1 होता है इसका मान। तो ये बातें तुम याद रखना, ये है अपना कूलॉम का नियम। ठीक है। क्या बोला है कि कूलॉम का नियम है दो स्थिर आवेशों के मध्य, कूलॉम का नियम है ना स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। और भी बोलो तो केवल बिंदु आवेश पर, कूलॉम का नियम है ये केवल बिंदु आवेश पर लगता है, केवल बिंदु आवेश पर। केवल बिंदु आवेश पर। और ये चीज बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कूलॉम का नियम किस पर लागू होता है, तो वो केवल बिंदु आवेश पर लगता है। आगे एक गाउस का नियम और आता है, आगे एक गाउस का नियम और आता है, आप उसमें देखोगे वो बिंदु पर भी लगेगा, लाइन चार्ज शीट पर, अनंत चार्ज शीट पर, गोलाकार शीट पर, वो सभी पे लगेगा। लेकिन कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश पर लगता है, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश पर लगता है। और बाकी क्या कंडीशन है, पहली तो है कि जो बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा कि बल है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों से हमने देखा कि ये इक्वेशन हमारी बन गई एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में आर एक्स। समानुपाती को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, जिसको हम कूलॉम नियतांक बोलेंगे। वो अपना होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारी विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है। और ये विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, तो फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, है ना। हवा के लिए, हवा के लिए है ना, हवा के लिए। तो हवा के लिए क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ आ जाएगा। और ये के की वैल्यू आ जाएगी। और बाकी हमने बता दिया एप्सिलॉन विद्युतशीलता है, फेड प्रति मीटर प्रति इसका मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट हवा या वायु की विद्युतशीलता है, निरपेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल देते हैं इसको। 8.85 × 10⁻⁻12 फेड प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया, ये वैल्यू होती है इसकी। एप्सिलॉन आर मात्रकहीन है, रिलेटिव विद्युतशीलता है, और इसका मान वायु का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। वैसे गुलाम का नियम ये लगभग पूरा हो गया, लेकिन इसकी कुछ बातें और भी है। जैसे कि तुम्हें एक बार इतना ही बता देता हूं मैं। अगर कभी गुलाम अगर कभी गुलाम के नियम पे न्यूमेरिकल आ जाए तो तुम कैसे करोगे। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू एक बार इसमें रख देंगे अपन। एफ बराबर के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रखेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। बिकॉज हमने देखा है कि जो इसकी जो वैल्यू है वो हमने लिख रखी है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 9 × 10⁹ ठीक है। और इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आए तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाली 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन आर की वैल्यू वो हमें देगा, है ना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें देगा, आर देगा, Q1 Q2 देगा, और ये फोर्स है ये पूछ लेगा, या इनमें से कोई एक क्वांटिटी वो पूछ लेगा, है ना। ये चीजें हैं। और एक चीज इसमें लिख लेना कि इसमें केवल कूलॉम के नियम में प्रकृति पूछ लेता है कि जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण।
तो क्या है, आवेशों की प्रकृति के लिए, आवेशों की प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए, कि भाई कभी पूछ ले कि ये जो बल लग रहा है इसकी प्रकृति कैसी है, आवेश कर लो या बल की प्रकृति कर लो, अपने बल की प्रकृति, बल की प्रकृति क्या होगी, है ना, बल की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने कल देखा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सेम आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, इनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन। और अगर वही, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है मिश्रण नेगेटिव है, और नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये बल लगेगा, ये कई बार पूछ लेता है कि फॉर एग्जाम्पल ये बोल देगा कि दो आवेश है, बोल देगा कि ये प्लस का 2Q है, प्लस का 2 कूलाम है, प्लस का 2 कूलाम है, इसको बोल देगा माइनस का 3 कूलाम। प्रकृति क्या होगी, ये प्लस का ये माइनस का, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, है ना। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो जो इजीली हो सकते हैं। तो इसी कूलाम के नियम को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो गुलाम का नियम हम देख रहे हैं आगे, तो इसकी कुछ रेंज है कि कहाँ कहाँ गुलाम का नियम लागू होता है, तो इसकी सीमा, गुलाम के नियम की जो सीमा है, कि रेंज है कि कहाँ कहाँ लगेगा, इसकी रेंज कहाँ तक है। तो इसमें 3 कंडीशन है, देखो। एक तो कभी भी इसकी जो त्रिज्या है, वो इस, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, आवेशों के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे कम हो गई तो कूलॉम का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां न्यूक्लियर फोर्स लग जाता है, नाभिकीय बल लग जाता है, क्योंकि हम जानते हैं नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो अगर इससे कम दूरी हो गई तो वो नाभिकीय बल के कारण कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा वहां पे। तो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे कम होगा तो कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी की आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा अधिक भी नहीं होनी चाहिए, हद ना, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ज्यादा ही दूरी हो गई तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये गुलाम, जो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो इतना फोर्सफुली नहीं होता है कि वो अधिक दूरी पर भी लग जाए ना। तो ये हो गई। और तो ठीक, ऐसा तो तुम्हें बता ही दिया कि केवल बिंदु आवेश पर लगता है, केवल बिंदु आवेश पर, केवल बिंदु आवेश पर, आवेश पर लगता है ना। तो क्या है कि कूलॉम की नियम की रेंज क्या है, कि आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम हो गई तो नहीं लगेगा, अगर ज्यादा अधिक हो गई तब भी नहीं लगेगा, और केवल बिंदु आवेश पर कूलॉम का नियम लगता है। अब कल देखो, आज हमने कूलॉम का नियम पढ़ा, कल हम आगे और देखेंगे, गाउस का नियम देखेंगे, अदरवाइज और भी देखेंगे। तो आज के लिए बहुत इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो बिल्कुल बताना, और चलो ठीक है।
लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, आधे घंटे का समथिंग का हो गया। अब जो भी है ठीक है, जैसा भी मेनली है टॉपिक समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, गुड बाय, फिर कल मिलते हैं ना। ओके।